हेलो छात्रों, आर.के. पी.जी. साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी पढ़ा था, 7 एकांकी थी। 7 एकांकियों में सभी एकांकियाँ वीडियोज के द्वारा आपको पढ़ा दी गई हैं। अब हम बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक बुक है आपकी कोणार्क नाटक। कोणार्क नाटक ये भी द्वितीय प्रश्न पत्र का ही भाग है। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं छात्रों। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की ये प्रसिद्ध कृति आकार में छोटी जरूर है, लेकिन सर्वांगपूर्ण नाटक है। यह नाटक जगदीश चंद्र माथुर की सुप्रसिद्ध कृति है और इस कृति के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक के बारे में हमें बताया है। मित्रों, हम ये जान पाएंगे कोणार्क नाटक कहाँ है। कोणार्क नाटक उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा आपने सुना होगा। उड़ीसा में कोणार्क नाटक है। तो मित्रों, आपको बता दें इस नाटक में, इस कृति में कुल 3 अंक हैं। अभी हम आपको बताएंगे। 3 अंकों में मुख्य पात्र हैं विशु, धर्मपद, नरसिंहदेव और चालुक्य। अन्य पात्रों में हैं प्रतिहारी, सौम्यश्री, सारिका, भास्कर, गजाधर आदि। मित्रों, इन पात्रों की बहुत कम भूमिका रही है और जो मुख्य पात्र हैं उन्हीं के इर्द गिर्द नाटक का पूरा घटनाक्रम चलता रहता है। मित्रों, नाटक का बता दूं आपको कि नाटक जो है दृश्य काव्य होता है, देखने वाली चीज होती है, सुनने वाली नहीं। तो छात्रों, नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक इतना ही बड़ा हो कि उसे 3 घंटे के अंदर खेला जा सके। प्रस्तुत नाटक कोणार्क 53 पृष्ठों का है। नाटक में 5 से अधिक अंक न हो और प्रत्येक अंक में दृश्यों की संख्या भी 3 से अधिक ना हो। दृश्य 10 या 12 मिनट में खेला जाने योग्य हो। नाटक का यही क्रम रहता है। कोणार्क नाटक में कुल 3 अंक हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है नाटक का रूप और आकार। नाटक का रूप और आकार क्या होता है? तो जैसा कि हम जान चुके हैं, इसमें ओनली 3 अंक हैं। इसमें दृश्य काव्य तो है ही नहीं। इसका जो प्रथम अंक है वो 18 पृष्ठों का है और द्वितीय अंक 14 पृष्ठों में और तृतीय अंक 12 पृष्ठों में है। प्रथम अंक के पहले उपक्रम है। उपक्रम द्वितीय और तृतीय अंकों के पहले उपकथन है, जिसमें उपकथन के अंदर वाचिकाएं और सूत्रधार नाटक की कथा वस्तु के बारे में बतलाते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे ये उपक्रम क्या होता है। उपक्रम
पहली अवस्था, कोई काम शुरू करने से पहले की तैयारी। छात्रों, उपक्रम जगदीश चंद्र माथुर का नया प्रयोग है। इसमें आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंस शेष कल्पना में साकार हो उठता है। वाचिकाओं और सूत्रधार को लेखक ने वृंद वार्तिक नाम दिया है, वृंद वार्तिक। अभी हम जानना चाहेंगे कि ये वृंद वार्तिक होता क्या है। वृंद वार्तिक साथियों, ये वृंद वार्तिक जो होता है, ये नाटक की या कथा कहानी की कड़ियों और उसकी आत्मा को आपस में जोड़कर प्रस्तुत करने का काम करती हैं। क्या? वृंद वार्तिका इनको आपस में जोड़ती हैं, यही काम इनका रहता है। छात्रों, इसके बाद हम जानेंगे कि नाटक की कथा वस्तु क्या होती है। कथा वस्तु में हम आगे आपको ले चलेंगे। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है, जो कि दृश्य काव्य होता है, हम सब जानते हैं और हम अभी बताया गया आपको। इस नाटक का एक ही काम होता है जिससे जनसाधारण भी नाटक से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जैसे कि जो पढ़ा लिखा ना हो, बूढ़ा जवान बच्चे नाटक को देख के सभी अपना मनोरंजन करते हैं। और नाटक के तत्वों में कथा वस्तु का विशेष महत्व होता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि चरित्र चित्रण के बिना नाटक बन सकता है, परंतु वस्तु के बिना नाटक की रचना नहीं हो सकती। उद्देश्य विशेष के अनुसार घटनाओं के उचित संगठन को कथा वस्तु कहा जाता है। घटनाओं का जो उचित संगठन होता है, जिसको हम तैयार करते हैं, उसे ही कथा वस्तु कहा जाता है। छात्रों, आगे हम देखेंगे कोणार्क नाटक में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 3 अंक हैं। विश्व नाटक का केंद्र बिंदु है। विश्व, ये मुख्य पात्र जो आपका है, ये नाटक का केंद्र बिंदु है और नाटक की कथा, नाटक की घटनाएं उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। विश्व, ठीक है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व कौन है और धर्मपद कौन है। तो धर्मपद जो है ना, विश्व का पुत्र है और विश्व पिता। नाटक के अंदर विश्व पिता है और धर्मपद इसका पुत्र है। नरसिंहदेव वहां के राजा हैं और चालुक्य मुख्य या यूं कहें प्रधानमंत्री है नरसिंहदेव का। आगे हम जानेंगे, जैसा कि कोणार्क नाटक के शीर्षक का आधार क्या है। कोणार्क नाटक के शीर्षक का आधार है मित्रों, ऐतिहासिक आधार है इसका। ऐतिहासिक आधार है कोणार्क नाटक का, जिसमें
इतिहास से जुड़ी हुई इसकी सभी घटनाएं हैं। वो कैसे हैं मित्रों? प्रस्तुत नाटक के कोणार्क नाम का ठोस आधार ऐतिहासिक है, क्योंकि ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर और 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा के अंदर एक एक करके वन बाई वन एक करके कई एक मंदिर बनाए गए। एक के बाद एक विशाल भव्य और कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। ये मंदिर आज भी भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से 19 किलोमीटर दूर कोणार्क में खड़े हैं। और इसका जो है ना, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय है, जो कि कोणार्क में स्थित है। दूसरी बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में ये अंतिम भवन है। कौन सा? कोणार्क मंदिर, यानी सूर्य देवता का मंदिर, जिसको सूर्य देवालय के नाम से जाना जाता है। और फिर उस कोटि और शैली के मंदिरों का बनना ही बंद हो गया। वह शैली कोणार्क के निर्माण में चरमावस्था को पहुंची है, क्योंकि उसके बाद में दूसरा कोई ऐसा मंदिर नहीं बना। किसी दूसरे मंदिर का इस तरह का इस शैली में निर्माण नहीं किया गया। आपको बता दें, इसकी एक और विशेषता है कि उपर्युक्त तीनों मंदिरों में से कोणार्क का मंदिर किसी नगर में नहीं, अपितु आबादी से दूर समुद्र तट पर स्थित है। आबादी से काफी दूर, जहां कोई जनमानस नहीं जाता, आबादी से दूर समुद्र तट के किनारे है। अब हम जानेंगे मित्रों धर्मपद का चरित्र। धर्मपद के चरित्र के लिए आपको बता दें, धर्मपद का चरित्र चित्रण। जो कि हमारा मुख्य पात्रों में आता है धर्मपद, जो विष्णु का पुत्र है। मित्रों, धर्मपद का चरित्र प्रस्तुत नाटक का महत्वपूर्ण पात्र है। ये वह जंगल की सवर जाति की सारिका का पुत्र है। उसके पिता विष्णु धर्मपद को जन्म से पहले ही सारिका के पास छोड़ के चले गए थे, और सारिका को कुल और कुटुंब के डर से असहाय छोड़कर भुवनेश्वर आकर रहने लगा था। कौन? विष्णु। धर्मपद का पालन पोषण उसकी मां ने किया था। धर्मपद 16 वर्ष की आयु में जीवन यापन करने के लिए शिल्पी बना था। केवल इसकी 16 वर्ष की आयु थी विष्णु की, धर्मपद की। उसी समय ये शिल्पी बन गया था, और इसकी मां जो सारिका थी, इसका पालन पोषण करती थी। इसका जो है जीवन यापन करने के लिए शिल्पी ये बना था, और किसी प्रकार कोणार्क पहुंच गया था। कोणार्क पहुंचते ही इसने देखा और सुना कि यहीं पर विष्णु यानी धर्मपद का पिता यहीं देवालय में काम करता है। मित्रों,
अब हम बात करते हैं उत्कल नरेश नरसिंहदेव की। नरसिंहदेव का चरित्र चित्रण। नरसिंहदेव का चरित्र चित्रण। मित्रों, नरसिंहदेव जो है कोणार्क नाटक के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे उड़ीसा के गंगवंशीय महाप्रतापी राजा थे। उन्होंने ही कोणार्क का निर्माण कराया था। उन्होंने बंग प्रदेश में अनेक वर्षों तक मुसलमान सूबेदार और यवनों से युद्ध किया था। उनके दरबार में विश्वनाथ जैसे प्रसिद्ध कवि, राजराज चालुक्य का नाम आपको दिया ही है। मुख्य पात्रों में ये चालुक्य जो कि प्रधानमंत्री है इनका, नरसिंहदेव का, तो इसी चालुक्य की बात हो रही है। और चालुक्य के बाद में जैसा कि अभी आपको बताया गया है, उन्होंने शिल्पी बिस्सु को, जो कि धर्मपद का पिता है, बिस्सु को महाशिल्पी घोषित किया था। किसने? नरसिंहदेव ने। नरसिंहदेव को मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। उसी शौक के कारण इन्होंने लगातार एक एक करके 3 मंदिर बनवा दिए थे। उन्होंने कई विशाल भव्य और कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों में से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्यदेव का देवालय कोणार्क में है। नरसिंहदेव का समय, इनका जो जीवन काल है वो संघर्षों से भरा हुआ है। मित्रों, सारा जीवन इन्होंने युद्ध किए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, तब जाके कहीं इन्होंने उड़ीसा में अपना कार्य किया। छात्रों, आपको बताएं, अभी जो है नरसिंहदेव और उत्कल नरेश नरसिंहदेव, उत्कल नरेश नरसिंहदेव और महामात्य चालुक्य के चरित्र चित्रण की तुलना यहां हम आपको बताने जा रहे हैं नरसिंहदेव और चालुक्य, जो कि प्रमुख मंत्री था नरसिंहदेव का प्रमुख मंत्री था। अक्सर नरसिंहदेव चालुक्य के पास ही अपना राजभार सौंपकर चले जाते थे और बाद में इसका इतना विश्वास करते थे, अंधविश्वास, कि कभी आकर के उसको देखते भी नहीं कि राजकाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो छात्रों, हम आपको बता दें, उत्कल नरेश नरसिंहदेव और महामात्य चालुक्य, इन दोनों के चरित्र चित्रण की हम तुलना करेंगे, देखेंगे किसका चरित्र कैसा था। नरसिंहदेव
जैसे कि पद का अंतर। सबसे पहले बताएंगे पद का अंतर। पद का अंतर, इन दोनों में नरसिंहदेव और चालुक्य के पद में क्या अंतर था? जैसा कि अभी आपको बताया गया है, नरसिंहदेव राजा थे, चालुक्य प्रधानमंत्री था, प्रमुख मंत्री था नरसिंहदेव का। तो इनके पद में अंतर तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाए। इनके पद में नरसिंहदेव उड़ीसा के गंगवंशीय महाप्रतापी राजा थे। इनका राज्यकाल 1238 से 1264 तक माना गया है। उन्होंने राज्य का भार चालुक्य को सौंपा था। ये तो था पद इनका। अब हम बताने जा रहे हैं आपको महामात्र चालुक्य का। चालुक्य नरसिंहदेव के महामात्र थे, यानी जिसको प्रमुख मंत्री कहा जाता है। इस प्रकार नरसिंहदेव और चालुक्य के पद में अंतर था, क्योंकि एक राजा है और एक मंत्री है, तो पद में निश्चित ही अंतर होता है। दूसरा बताएं व्यक्तित्व का अंतर। इन दोनों के व्यक्तित्व में क्या अंतर था? नरसिंहदेव के व्यक्तित्व, उनकी शारीरिक बनावट आदि के बारे में, तो नहीं बताया गया है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ, क्योंकि राजा महाराजा आभूषणों से लदे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, बहुत अच्छे वेश धारण करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। आभूषण भव्य होने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षण मिश्रण था। तो राजा होता है, राजा की वेशभूषा हम सभी जानते हैं किस तरह से आकर्षण पूर्ण होती है, आकर्षक करने वाली होती है। और वहीं चालुक्य, महामात्र चालुक्य जो है, उसकी वेशभूषा क्या थी, कैसा था देखने में? चालुक्य पुष्टकाय यानी हट्टा कट्टा, आयु लगभग 45 वर्ष, मुख पर क्रूर मुद्रा जानते हैं, अत्याचारी था, डरावनी मुद्रा थी उसके चेहरे की, क्रूर मुद्रा, और बड़ी बड़ी मूछें, नेत्र छोटे छोटे, बात करते समय संकुचित लगते हैं, पुराने ढंग से धोती बांधे हुए रहता था, रेशमी उत्तरीय मस्तक पर स्वर्णपट, बाह पर बाजूबंद और कमर में कटार रखता था। कौन? प्रमुख मंत्री चालुक्य। अब हम बात करते हैं क्रोध की दृष्टि से इन दोनों में क्या अंतर था? उत्कल नरेश नरसिंहदेव और महामात्र चालुक्य, इन दोनों में क्रोध की दृष्टि से जो अंतर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नरसिंहदेव का क्रोध क्षण भर का होता था। वे क्रोधी स्वभाव के नहीं हैं। उनकी क्रोधाग्नि को करुणा की फुहारें एक क्षण में शांत कर देती थी, जबकि चालुक्य स्वभाव से क्रोधी था। उसके हृदय में दयालुता नहीं थी। उसने कोणार्क पहुंचकर विष्णु से कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो तुम लोगों के हाथ काट लिए जाएंगे, ऐसा उसने विष्णु को कहा। क्योंकि कोणार्क मंदिर देवालय जब बन रहा था उस समय बहुत सारे कारीगर भी लगे हुए थे और समय भी खूब लग रहा था। तो जब उत्कल नरेश यानी नरसिंहदेव बाहर शिकार के लिए जाते, बाहर विदेशों में चले जाते, उस समय सारा कार्यभार
चालुक्य को सौंप कर जाते, लेकिन यहाँ देखा जाए तो चालुक्य अपनी क्रूरता के कारण इसने चारों तरफ अपनी छवि बना रखी, डरावनी छवि, जो कि कारीगरों पे और कार्य करने वालों पर सभी पर बहुत भारी पड़ती थी। ये सबको डराता रहता था, चालुक्य क्रोधी स्वभाव का था। और यहाँ तक कि विष्णु को ये भी बोल दिया था कि अगर तूने कोणार्क मंदिर का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। ऐसा इसने बोला था, किसने? महामात्य चालुक्य ने। अब देखते हैं मित्रों, नरसिंहदेव और महामात्य चालुक्य की कला दृष्टि में भिन्न दृष्टिकोण क्या था। कला की दृष्टि में भिन्न दृष्टिकोण जो होता है वो क्या था इन दोनों में। महाराज नरसिंहदेव कलाओं और कलाकारों को बड़ा महत्व देते थे। उन्हीं के बारे में महाराज का दृष्टिकोण था। क्या था? जो पत्थर को जीवन दान दे, उनके जीवन स्रोत को हम अजस्र देखना चाहते हैं। महाराज ने कलाकारों को अभयदान से के साथ वेतन और 10-10 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी थी, क्योंकि वो इन कारीगरों से यानी कलाकारों से बहुत अधिक स्नेह रखते थे, बहुत जगह प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा। और वहीं चालुक्य ने शिल्पियों की जमीन सामंतों को उपहार रूप में दे दी थी। शिल्पियों को 3 माह से वेतन नहीं दिया था। चालुक्य ने तो कोणार्क मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने शिल्पी विष्णु को पकड़ना चाहा था, परंतु विष्णु द्वारा गिराए गए मंदिर के पत्थरों से दबकर वह मर गया था। इसलिए छात्रों, आप जानते हैं चालुक्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, बहुत ही अत्याचारी था। अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत ही डरावना था। तो ये सभी शिल्पियों को डरा कर रखता था, उन्हें समय समय पर धमकियां देता रहता था, दयालुता किसी के प्रति नहीं रखता था। अब चलते हैं हम आगे। इन दोनों के चरित्र में जो अंतर है उसमें पॉइंट है विश्वास की भावना का अंतर। अब हम देखेंगे नरसिंहदेव के विश्वास की भावना में क्या था और महामात्य चालुक्य की भावनाएं किस तरह से थी। इनकी भावनाओं में क्या भेद था, क्या अंतर था। महाराज उदास स्वभाव वाले थे, उदार स्वभाव वाले, और वे अपने अधीनस्थ व्यक्तियों, कलाकारों को महत्व देते थे। अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर उनकी प्रशंसा करते थे तथा उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत करते थे। महाराज अपने अधिकारियों का विश्वास करते थे। उन्होंने चालुक्य पर विश्वास करके भीतरी शासन का भार, भीतरी शासन यानी जितना कारोबार अंदर का था वो सभी चालुक्य को ही सौंप रखा था। नरसिंहदेव बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अपने कर्मचारियों पर। और वहीं महामात्य चालुक्य क्या करता था आपको बता दें, आगे बताते हैं आपको। महामात्य चालुक्य जो है, चालुक्य ने महाराज के साथ विश्वासघात किया। वह तो उसकी शक्ति वह तो अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। उसने सामंतों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें किसान आदि की भूमि उपहार में दे दी थी। महाराज की अनुपस्थिति में राजनगरी में सर्वे सर्वा मालिक बन बैठा था। महामात्य ने दंडपाशिक सेना द्वारा मंदिर पर तीनों ओर से घेरा बना लिया था। तब महाराज को लगा कि उसने विश्वासघात किया है। महामात्य ने तो तोसाली और कणिका आदि के सामंतों को, तोसाली और कणिका
आदि सामंतों को, बड़े बड़े सामंतों को, पूंजीपतियों को अपने पक्ष में कर लिया था। तब स्वयं को असहाय जानकर महाराज ने कहा था, क्या कहा था महाराज ने? उप नीच पामर सबके सब विश्वासघाती। ये शब्द उत्कल नरेश नरसिंहदेव ने कहा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि महामात्य उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। आगे मित्रों बात करते हैं दयालुता और क्रूरता का अंतर। महामात्य, चालुक्य और उत्कल नरेश में दयालुता का और क्रूरता का क्या अंतर है? महाराज नरसिंहदेव दयालु स्वभाव के थे। उनकी कमी यह थी कि महामात्य को जिम्मेदारी सौंप विश्वास करके निश्चिंत हो जाते थे। उन्होंने धर्मपद से कहा था, क्या कहा था धर्मपद से? निर्धन प्रजा को सुखी रखने में ही हमारी कीर्ति है। महाराज विश्व व धर्मपद शिल्पियों की तो प्रशंसा करते ही रहते थे और उन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी करते थे, क्योंकि शिल्पियों से उन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह था। क्योंकि शिल्पी ही एक ऐसी चीज़ है जो पत्थरों में भी जान डाल देता है, इसलिए उन्हें शिल्पियों से बहुत अधिक प्रेम था। इधर देखते हैं महामात्र चालुक्य। महामात्र चालुक्य तो किसानों, शिल्पियों सभी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। उसमें तो दया का भाव था ही नहीं, गुण ग्राहकता भी नहीं थी। महामात्र बहुत क्रूर था। वह किसी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, क्योंकि वो किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचता था और ना ही किसी के प्रति अच्छा करता था। इसी वजह से वो किसी को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था।